बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी ये लेक्चर नंबर 31 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू क्वेश्चंस 1 to 6। चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कि हमारे पास जो ज़रूरी जो है वो कंडीशंस हैं, शराइत हैं साउंड प्रोड्यूस होने की, साउंड पैदा होने की, तो वो कौन सी हैं। तो दो जो है वो शराइत हैं। देयर आर फॉलोइंग टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। पहली है कि उसे वाइब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वाइब्रेशंस होगी तो ही वेव्स जो है वो पैदा होंगी, साउंड वेव, और तभी हमें जो है आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो है वो मीडियम होना चाहिए। अगर हमारे पास वैक्यूम है, खला है, ठीक है, उसमें से आवाज़ पास नहीं करती। हमने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर। तो हमारे पास यही टू जो है वो कंडीशंस राइट की हुई हैं यहाँ पे। पहली है द बॉडी मस्ट वाइब्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एंड द सेकेंड वन इज़ देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल थ्रू लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे मीडियम चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 11.2 What is the effect of medium on the speed of sound? In which medium sound travels faster, air, solid or liquid? Justify your answer। तो कह रहे हैं कि आपने एक तो बताना है कि जनाब कि किस तरह से मीडियम जो है साउंड को इफेक्ट करता है, और दूसरा आपने ये बताना है कि भाई एयर, सॉलिड और लिक्विड में से किन में से सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो तेज़ी से गुजरता है, और आपने जस्टिफाई भी करना है, अपने आंसर की वजाहत भी करनी है। तो जी, साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय अ मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन वाइब्रेट। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास मीडियम के होगा तो ही साउंड वेव जो है वो गुजरेंगी। अगर हमारे पास मीडियम नहीं है कोई चीज़ गुजरने के लिए, बिल्कुल खला है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम है, जैसे हमने बेल जार एक्सपेरिमेंट में से एयर निकाली थी तो बेल बज रही थी लेकिन हमारे पास साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जब तक मीडियम नहीं होगा तब तक आवाज़ नहीं गुजरेगी। और मीडियम के अंदर भी क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन जो है वो पैदा होगा, तो ही हमारे पास जो है वो साउंड उसमें से गुजरेगा। ठीक है। द नेचर ऑफ द मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो जो हमारे पास मीडियम है, जो गुजरने वाली चीज़ है जिसमें से गुजरती है साउंड, उसकी जो नेचर है, जो उसकी फितरत है जिससे मिलके बनी है, वो काफ़ी हद तक जो है आवाज़ को असरअंदाज करती है। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 times दैट इन गैसेस। ये हम पहले भी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लिक्विड के अंदर जो है वो 5 times होती है गैसेस के, यानी गैसेस से 5 गुना ज़्यादा आवाज़ जो है वो लिक्विड में से गुजरती है। और द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 times दैट इन गैसेस। और सॉलिड्स में जो है वो 15 गुना ज़्यादा जो है वो गुजरती है गैसेस की निस्बत। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ इफेक्टेड। ठीक है, ये हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इफेक्टेड होती है किससे, चेंजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये हम पहले भी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ अ मीडियम इज़ मोर डेंस इट विल ट्रांसमिट साउंड मोर फास्टर बिकॉज द मॉलिक्यूल आर क्लोजर। डेंस का मतलब होता है ज़्यादा आपस में सख्ती से मिला होगा, यानी उसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा जो है वो उसका मैस होगा, ज़्यादा एटम्स होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब ज़्यादा होंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर चीज़ें, तो फिर वो जो है वो वाइब्रेट भी ज़्यादा करेंगी और एक दूसरे को साउंड जो है वो ईजिली पास हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजर टू ईच अदर, क्लोज होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे। ठीक है, सो इट इज़ ईजी फॉर देम टू ट्रांसमिट वाइब्रेट। तो इसलिए फिर उनके लिए आसान होगा आवाज़ के लिए कि उसमें से गुजरे, और वाइब्रेशन चूँकि ज़्यादा आसानी से होंगी तो लिहाजा हमारे पास उसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो ईजीली जो है वो गुजरेगी। द मोर इज़ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्या असर होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो वाइब्रेशंस होती है एटम्स की, उनके मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से साउंड ईजीली जो है उनके ऊपर से भागता भागता गुजर जाता है। द टेम्परेचर मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड मोर फास्टर इज द ट्रांसमिटिंग ऑफ साउंड।
तो ये है जी आपका आंसर। इसको में से हम तकरीबन सभी जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बुक के अंदर ही जब हमने पढ़ा था, तो आप इधर से भी कर सकते हैं और बुक के अंदर जो हमने पहले से पढ़ रखा है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन 11.3, कहते हैं हाउ कैन यू प्रूव दैट मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कहते हैं कि आप एक आसान से सादा से एक्सपेरिमेंट तजर्बे के ज़रिए कैसे बता सकते हैं कि साउंड की जो नेचर है वो मैकेनिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। अब मैकेनिकल नेचर शो करवाने के लिए हमें क्या शो करवाना है कि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल जो नेचर होती है उसके लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, और मैकेनिकल के लिए जो है वो ज़रूरत होती है मीडियम की। मीडियम के अलावा वेव्स जो है वो पास नहीं करती। इसके लिए वही वाला एक्सपेरिमेंट जो हम पहले बुक के अंदर कर चुके हैं, बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने आपको लैब के अंदर करके भी दिखाया था। अब वही लिखेंगे कि जी एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडिंग इन बेल जार with the help of two wires connected, a power supply be setting on the power supply, electric bell will begin to ring. We can hear the sound of the bell now starting bumping out air from the jar by means of a vacuum pump. The sound of the bell starts becoming more and more feeble and eventually dies out. Although the bell is still ringing, we will put the air back into the jar. We can hear the sound of the bell again. From this activity we concluded that sound waves can only travel, propagate in the presence of air, means medium. That proves the mechanical nature of the sound waves. तो वही वाला आपने सारा एक्सपेरिमेंट लिख देना है कि जी हमने एक इलेक्ट्रिक बेल जार ली, उसको एक जार के अंदर लगाया, हमने ऑन किया तो आवाज़ आई, लेकिन जब हमने उसमें से जो है वो हमने एयर निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, फिर हमने ऑन किया तो हमें आवाज़ नहीं आई, ठीक है, और जैसे जैसे हमने दोबारा से उसमें हवा दाखिल करना शुरू की तो ऐसे ऐसे हमें आवाज़ आना शुरू हो गई। तो इससे साबित हो गया कि जो साउंड है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, और जो कि एयर जो है एज ए मीडियम वर्क कर रही थी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वैसे आप राइट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 11.4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। ये देखिए आप जो है वो किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, और कैसे आप साबित करेंगे कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने देखा था कि हमारे पास जो थी, जो डायरेक्शन वेव की थी उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। जब हमने इससे पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में एक अपना स्प्रिंग था हमारे पास, उसको जब हमने बैक एंड फोर्थ मूव किया था, आगे पीछे मूव किया था, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हुई थी, और जब अप एंड डाउन मूव किया था तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो है वो पैदा हुई थी। हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग था, और आपको पता है कि जनाब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। तो उसी की जनाब डायरेक्शन में हमारे पास वेव चलती है, उसी डायरेक्शन में उसके जो है वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। आप जो है वो पिछले चैप्टर वाली डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। Propagation of sound wave produced by the vibrating tuning fork can be understood। तो जैसे हमने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसी लेक्चर में हमने आपको ये ट्यूनिंग फोर्क वाला भी मेरा ख्याल करवाया था, ठीक है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क एज शोन इन द फिगर, जिस तरह ये फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन पैदा होते हैं। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द यूनिफॉर्म ए व्हेन द राइट prong of the tuning fork moves from the mean position O to B. It exerts some pressure on the adjacent layer of air molecule and produces a compression. The compressed air layer is turned compressor, the layer next to it, and so on. A moment later, the prong begins to move from B to A. Now the pressure is adjacent layer decreases, and the refraction is produced. The rarefaction is transferred to the air layer next to the A, next to it, and so on. As the tuning fork moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction are created in the air. In this way sound wave propagate through air। तो ये सारा जो है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि किस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। ये लेक्चर नंबर था जी हमारे पास 21 लेक्चर के अंदर ही हमने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया था, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड का भी वहाँ पे मैंने मज़ीद डिटेल से बताया हुआ है।
अगर आपने मज़ीद समझना हो तो लेक्चर नंबर 21 जो है वो आप दोबारा से सुन सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर का। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट लीस्ट 3 रीजन्स टू सपोर्ट द आइडिया द साउंड इज़ अ वेव। देखिए आपको 3 जो है वो रीजंस दें जिससे पता चले कि साउंड वाकई जो है एज ए वेव है। तो पहला जी कि all waves have the property to manifest phenomena of reflection, diffraction and refraction. Since sound can also manifest the same phenomena, sound is also wave. तो देखिए जो वेव्स हैं वो हमारे पास ये फिनोमिना होते हैं और रिफ्लेक्शन करती हैं, टकरा के वापस मुड़ती हैं, डिफ्रैक्शन करती हैं, ठीक है, और रेयरफेक्शन होता है। तो कहते हैं कि जो साउंड है वो भी हमारे पास ये सारे के सारे फिनोमिना जो है वो परफॉर्म करता है, तो लिहाजा इस मीन्स के साउंड भी हमारे पास जो है वो एज ए वेव है, ठीक है। उसके बाद जनाब साउंड वेव हैज़ द प्रॉपर्टी टू इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉजेज लाउडर एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉजेज अनऑडिबल साउंड और रिड्यूस्ड साउंड। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपने यहाँ तो नहीं पढ़ा लेकिन कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे आवाज़ें मिल जाती हैं, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वहाँ पे अब 2-3 आवाज़ें जब मिलती हैं तो कुछ जगह पे हमें आवाज़ें मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जहाँ पे एक दूसरे को आवाज़ें कैंसिल आउट करती हैं, तो उधर हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो ये भी एज ए साउंड वेव होने की एक जो है वो आइडिया जो है उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास साउंड कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू द मीडियम दैट इज़ आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव, हैंस वी कैन से साउंड इज़ अ वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो है वो भी हमारे पास एनर्जी लेके चलती है, ठीक है, हमारे जो कान का पर्दा है उसको हिलाती है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। इट मीन्स कि इसके पास एनर्जी थी तो उसने हमारे जो है वो कान के पर्दे को वाइब्रेट किया, तो इससे भी पता चलता है कि साउंड जो है वो एज ए वेव वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद है जी वी नो दैट वेव मैनिफेस्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। डज साउंड आल्सो मैनिफेस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक जगह पे वेव का टकराना और फिर मुड़ जाना, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जब एक मीडियम में से पास करती है तो अपना जो है वो वेव जो है वो थोड़ी सी उसकी चेंज हो जाती है वेव लेंथ का। और दूसरा जो है वो डिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है जनाब, डिफ्रैक्शन में जब एक स्लिट में से गुजरती है तो उसकी जो है वो इस तरह जब गुजरती है वेव तो फिर क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो वेव जो है ये सारी उनके अंदर खसूसियत होती हैं। तो कहता है कि क्या साउंड भी एक खसूसियत रखती है। तो बिल्कुल जी, हमने अपना आपके बुक के पेज नंबर 29 पे भी पिक्चर्स बनी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड जो है वो तमाम खसूसियात को जो है मैनिफेस्ट करती है। तो लिहाजा लाइक एनी वेव, अ साउंड वेव डजंट जस्ट स्टॉप व्हेन इट रीचेस द एंड ऑफ द मीडियम और व्हेन इट इनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ। Rather, a sound wave will undergo certain behaviors when it encounters the end of the medium or an obstacle. Possible behaviors including reflection, diffraction around the obstacle, and transmission occupied by the refraction into the obstacle or new medium. When sound reaches the boundary between one medium and another medium, a portion of the wave undergoes reflection and a portion of the wave undergoes transmission across the boundary. तो देखिए नहीं, इसमें वो कह रहा है कि जब आपके पास साउंड वेव्स जो है वो टकराती है किसी मीडियम के दीवार के साथ, एंड के साथ, तो ये जो है क्या करती है, डजंट जस्ट स्टॉप नहीं हो जाती। इसके मुकाबले में जब हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर हम जो है किसी दीवार के साथ एक रस्सी को बांधें, ठीक है, और रस्सी को हम जो है वो एक जर्क दें, झटका दें, तो वेव प्रोड्यूस होगी रस्सी के अंदर और वो दीवार के साथ जो एंड है उस पर जाके वेव ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि साउंड के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो बोलने के बाद वो किसी मीडियम पे जाती है, दीवार से टकराती है, तो फिर वापस हमें सुनाई देती है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो गूंज जो है वो पैदा होती थी कमरे के अंदर, ठीक है, जिसे हमने इको का नाम भी दिया था। तो वो कहता है कि इस तरह जो है वो
एक तो ये प्रोड्यूस हुई, दूसरा रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, और ये भी हमारे पास करती है। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है जाती है तो एक तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है, टकरा के वापस मुड़ती है, और कुछ हिस्सा जो होता है उसका ट्रांसमिट भी हो जाता है, उसके अंदर भी चला जाता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें दीवार है, दीवार के एक तरफ जो है वो कोई हल्ला गुल्ला हो रहा हो किसी दूसरे घर में, तो हमें अपने घर में सुनाई देता है, बेशक हमारे जो कमरा है उसका दरवाज़ा बंद भी हो, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आवाज़ जो है वो दीवारों से भी गुजर रही है। इसीलिए कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो जी आज का यही हमारा टॉपिक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।